जय हिंद प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ज्ञानपीठ जीके पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मैं आपके लिए लेके आया हूँ इंडियन ज्योग्राफी का एक और नया सेट। 20 प्रश्नों का अभ्यास करेंगे भारतीय भूगोल के, और इसमें आपको बहुत कुछ नॉलेज आपको मिलेगी। तो आप मेरे साथ बना रहिएगा। बिना देर के हुए शुरू करते हैं आज का मॉक टेस्ट। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्या कहा गया है दोस्तों? पहले प्रश्न में कहा गया है दोस्तों, भारत के किस राज्य में सिल्वर ओक और चिनार के वृक्ष मुख्य रूप से पाए जाते हैं? दोस्तों, अगर हम बात करते हैं सिल्वर ओक और चिनार, ये जो वृक्ष हैं ये पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं, तो ये जरूर याद रखना, पर्वतीय क्षेत्रों में। और भारत में जो मुख्यतः चिनार और ओक के वृक्ष मिलेंगे वो मिलते हैं आपके जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, जम्मू कश्मीर। ठीक है दोस्तों, आप याद रखिएगा। दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि जम्मू कश्मीर की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है, तो आप बताएंगे झेलम नदी। और झेलम नदी एक झील का निर्माण करती है जिसका नाम है बुलर झील। बुलर झील के बारे में आप याद रखें कि ये भारत की ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है, तो ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, जम्मू कश्मीर में अगर आपसे पूछा जाए तो एक मिट्टी होती है करेबा मिट्टी, और करेबा मिट्टी में केसर की खेती की जाती है। तो करेबा एक प्रकार की सोइल है जहाँ जिसमें केसर की खेती की जाती है। दोस्तों, जम्मू कश्मीर में ना एक नदी है चिनाब नदी, और चिनाब नदी पर जम्मू कश्मीर में कई सारे बांध हैं। जैसे आपसे पूछा जाए सलाल डैम या सलाल बांध ये कहाँ पर है, तो जम्मू कश्मीर में है चिनाब नदी पर। दुलहस्ती बांध, दुलहस्ती जल विद्युत परियोजना है, तो ये आप याद रखना, ये भी आपका जम्मू कश्मीर में है। बगलीहार डैम वो भी आपका जम्मू कश्मीर में है। ठीक है दोस्तों, आप याद रखिएगा। जम्मू कश्मीर के बारे में मैं आपको एक चीज़ और बता दूं दोस्तों, यहाँ पे दाचीगाम नेशनल पार्क भी है। दाचीगाम नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर। और दूसरा किश्तवाड़, किश्तवाड़ नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर, तो ये भी आप याद रखना। जो हमसे प्रश्न में पूछा गया था सिल्वर ओक और चिनार के वृक्ष कहाँ मिलेंगे, तो ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर में मिलते हैं। दोस्तों, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि डेंड्रोलॉजी क्या होता है, डेंड्रोलॉजी, तो आप क्या बताएंगे? डेंड्रोलॉजी वृक्षों का अध्ययन होता है। डेंड्रोलॉजी वृक्षों का अध्ययन, तो ये जरूर याद रखना, आपसे पूछ लेता है कभी कभी एग्जाम में कि डेंड्रोलॉजी किससे संबंधित है। जवाब होगा वृक्षों के अध्ययन से संबंधित है डेंड्रोलॉजी। क्लियर दोस्तों, याद रखिएगा। प्रश्न में आपसे पूछा गया था सिल्वर ओक और चिनार के वृक्ष, सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी, जम्मू कश्मीर में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न, भारतीय सिंधु नदी भारत के एकमात्र किस केंद्र शासित प्रदेश से होकर बहती है? दोस्तों, सिंधु नदी भारत में एकमात्र जो केंद्र शासित प्रदेश है वो कौन सा है? आपके ऑप्शन है लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब या हिमाचल। सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए, लद्दाख से होकर बहती है। लद्दाख की जीवन रेखा इसको कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। दोस्तों, सिंधु नदी की अगर हम बात करें तो सिंधु नदी कहाँ से निकलती है, तो आप बताएंगे ये कैलाश मानसरोवर झील के पास से निकलती है। ठीक है, मानसरोवर झील, सोबर लिख दिया, ये सरोवर कर लीजिएगा, मानसरोवर झील। और मानसरोवर झील के पास कौन सा हिमनद है, तो आप बताएंगे बाखरचू हिमनद, बाखरचू हिमनद से निकलती है, तो ये जरूर याद रखना। ठीक है दोस्तों, आपसे पूछा जाता है बाखरचू हिमनद। दोस्तों, क्या सिंधु नदी को लद्दाख में तिब्बत के क्षेत्र में या जहाँ मानसरोवर झील है वहाँ पे कुछ लोकल नाम से जाना जाता है, तो आप याद रखिएगा तिब्बत में सिंधु नदी को क्या बोलते हैं? सिंगी खब्बन कहा जाता है, सिंगी खब्बन। तो ये जरूर याद रखना, सिंगी खम्बन कहा गया है, और इसका मतलब क्या होता है? शेर का मुख के समान। ठीक है दोस्तों, तो प्रश्न आपके एग्जाम में कभी पूछा जाए कि तिब्बत से निकलने वाली कौन सी नदी को सिंगी खब्बन कहा जाता है, तो जवाब होगा सिंधु नदी को सिंगी खब्बन कहा जाता है, और ये भारत में लद्दाख से होकर बहती है। ठीक है दोस्तों, पूछे कहाँ से निकलती है, तो आप बताएंगे ये मानसरोवर झील से सिंधु नदी का उद्गम होता है, और ये बाखरचू हिमनद से निकलती है, बाखरचू हिमनद। क्लियर, याद रखिएगा। दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए लद्दाख के बारे में एक प्रश्न, आप याद रखना, लद्दाख जो है ना इसका अर्थ क्या होता है, तो लद्दाख का अर्थ है दर्रों की भूमि, दर्रों की भूमि, तो ये जरूर याद रखना, आपसे पूछ सकता है। ठीक है दोस्तों, प्रश्न में पूछा गया था कि सिंधु नदी भारत के एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश से होकर बहती है, वो लद्दाख ही है। अगला प्रश्न, अगले प्रश्न में कहा गया कौन सी नदी है जो विंध्य और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के बीच भ्रंश घाटी में बहती है? तो दोस्तों, भ्रंश घाटी में जो नदी बहती है विंध्य और सतपुड़ा के बीच, वो है आपकी ऑप्शन है सोन, साबरमती, नर्मदा या तापी। सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी, नर्मदा नदी। नर्मदा नदी विंध्य और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के बीच भ्रंश घाटी का पार्ट बनाते हुए बहती है। और नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है दोस्तों? जवाब होगा अमरकंटक से होता है, अमरकंटक।
मैकाल श्रेणी में है अमरकंटक, यहाँ से नर्मदा नदी का उद्गम होता है। और नर्मदा नदी एक झरने का निर्माण भी करती है जबलपुर में, जिसका नाम है धुआंधार जलप्रपात। तो धुआंधार जलप्रपात ये कहाँ पर है, तो आप बताएंगे नर्मदा नदी पर है, जबलपुर में। क्लियर, याद रखिएगा। दोस्तों आज आपको कहानी बताता हूँ नर्मदा और सोनभद्र के प्यार की। क्या कहानी है? ऐसा कहा जाता है कि नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहती है, जैसे ये भारत का प्रायद्वीपीय भाग है तो ये अरब सागर की ओर गिरती है। तो क्या कहानी है? हालांकि ये कहानी कितनी प्रमाणिक है उस बात पे हम चर्चा नहीं करेंगे, केवल एक पौराणिक कथा के आधार पर मैं इस कहानी को आपको बता रहा हूँ कि नर्मदा और सोनभद्र की कहानी क्या थी। देखो, एक राजा थे जिनका नाम था राजा मेखल। राजा मेखल, और राजा मेखल की एक लड़की थी जिसका नाम था नर्मदा। नर्मदा राजकुमारी है, ठीक है दोस्तों। जब कह सकते हैं कि राजा मेखल ने स्वयंवर रखा अपनी लड़की की शादी के लिए, नर्मदा की शादी का स्वयंवर रखा गया, तो उसमें एक शर्त रखी गई कि जो राजकुमार, जो राजा गुलाब काबली का फूल ला के देगा, गुलाब काबली का फूल ला के देगा, उसी से नर्मदा की शादी की जाएगी, विवाह किया जाएगा। ठीक है दोस्तों। अब नर्मदा जो है दोस्तों वो किससे प्रेम करती है, तो नर्मदा जो है सोनभद्र से प्रेम भी करती है, लेकिन कभी इसने इसको देखा नहीं है। ठीक है, बस मन चाहा मतलब ऐसी मन से मान लिया प्रेमी है उसका। तो सोनभद्र जो है ये बहुत प्रतापी राजकुमार होता है, अपने समय में बलवान होता है, बुद्धिजीवी होता है। तो ये राजा को लाके देता है गुलाब काबली का फूल। ठीक है, तो शर्त के अनुसार नर्मदा का विवाह किससे तय होना होगा, तो वो होगा सोनभद्र से। अब इन दोनों का विवाह तय हो जाता है। ठीक है दोस्तों। फिर क्या होता है कि नर्मदा नदी, जो नर्मदा है राजकुमारी, ये मन में सोचती है एक बार मिलने के लिए, किससे, सोनभद्र से मिलने की इसके मतलब जो इच्छा है वो उत्पन्न हुई कि सोनभद्र से मिला जाए। ठीक है, अब क्या होता है कि नर्मदा जो राजकुमारी है इसकी एक दासी होती है जोहिला। जोहिला, तो ये अपना संदेश लेकर जोहिला को भेजती है किसके पास, सोनभद्र के पास। ठीक है, कि आप जाओ और मेरा संदेश वहाँ तक पहुँचाओ कि मुझे जो है राजकुमार सोनभद्र की याद आती है और वो मिलना चाहती है उससे। तो जोहिला क्या काम करती है, जोहिला नर्मदा से एक शर्त रखती है कि मैं जाऊँगी तो दासी के भेष में नहीं जाऊँगी। ठीक है, तो मैं जाऊँगी एक राजकुमारी बन के, रॉयल लुक में जाऊँगी, एकदम ड्रेसिंग लुक होगा मेरा, और इसके लिए मुझे आपके वस्त्र चाहिए, ये मेरी पहली शर्त है। नर्मदा एग्री हो जाती है और नर्मदा अपने जो राजशाही वस्त्र थे वो अपनी दासी जोहिला को देती है। ठीक है, और जोहिला जो है वो नर्मदा का संदेश लेकर किसके पास चली जाती है, राजकुमार सोनभद्र के पास। ठीक है, सोनभद्र ने भी कभी पहले नर्मदा को नहीं देखा और ना नर्मदा ने कभी सोनभद्र को देखा है। दोनों ने किसी को नहीं देखा, बस प्रेम करते हैं दोनों। अब जैसे ही ये जोहिला सोनभद्र से मिलने के लिए जाती है तो सोनभद्र भूल बस जोहिला को क्या समझ बैठा, नर्मदा समझ बैठा। ठीक है, कि ये जो मुझसे मिलने आई है वो नर्मदा ही है। बस क्या हुआ कि आंखों में देखा और फ्लैट हो गया, प्यार हो जाता है इससे जोहिला से। जोहिला भी मतलब ये पहले ही समझ के आई थी कि मैं किसी न किसी तरह से प्रपंच में फंसा लूँगी और सोनभद्र से शादी कर लूँगी। अपने मंसूबे में कामयाब हो जाती है जोहिला और किससे प्रेम करने लगती है, सोनभद्र से। और ये दोनों शादी भी कर लेते, प्रेम करने लगते हैं, तो शादी इनकी हो जाती, गंधर्व विवाह जिसको बोलते हैं। अब नर्मदा बैठी है प्रतीक्षा में कि जोहिला राजकुमार सोनभद्र का संदेश लेकर आएगी मेरे पास, लेकिन बहुत टाइम बीत जाता है। तो सहसा इसके मन में प्रश्न उठता है कि क्यों ना स्वयं चल के देखा जाए कि क्या माजरा है। नर्मदा आती है तो देखती है कि जो राजकुमार सोनभद्र है और जोहिला दोनों प्रेम प्रसंग में लीन है, जोहिला। ठीक है, तो नर्मदा को ये बात बहुत बुरी लगती है कि जिसको इतने शिद्दत के साथ चाहा था आज उसने चीट कर दिया है। ठीक है, जैसे ही इन दोनों को ये देखती है तो ये बहुत क्रोधित हो जाती है और क्रोध में उल्टे पांव जिस रास्ते से वो आई थी उसी के रास्ते वापस हो जाती है। ठीक है, उल्टी दिशा की ओर। ठीक है, तो इसीलिए कहा जाता है कि नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहती है। ये एक पौराणिक कथा की कहानी है और ऐसा कहा जाता है कि नर्मदा ने फिर पूरी उम्र भर शादी नहीं की थी। नर्मदा आज भी अविवाहित है और ऐसा कहा जाता है कि मध्य प्रदेश के क्षेत्र में जो अविवाहित लड़कियां होती हैं, ठीक है, वो नर्मदा की पूजा करती हैं अच्छे पति की कामना के लिए। तो ये थी नर्मदा और सोनभद्र की प्रेम कहानी, एक पौराणिक कथा के आधार पर मैंने इसको बताया है। खैर, इस बात में कितनी प्रमाणिकता है इस बात पर हम नहीं जाएंगे, हम प्रश्न पे आते हैं, भौगोलिक दृष्टि से बात करते हैं। क्या कहता है भूगोल हमारा कि नर्मदा नदी विंध्या और सतपुड़ा की श्रेणियों के बीच भ्रंश घाटी में बहती है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। दैट्स एनफ। नेक्स्ट प्रश्न,
बाबा बुदन की पहाड़ी किस राज्य में है और ये किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों बाबा बुदन की पहाड़ी की बात करें तो ये चिकमंगलूर में आती है। चिकमंगलूर एक शहर है कर्नाटक का। और मैं आपको बता दूं यहाँ पे कॉफ़ी की खेती की जाती है और साथ साथ यहाँ से लौह अयस्क निकाला जाता है। तो लौह अयस्क और कॉफ़ी के लिए प्रसिद्ध है बाबा बुदन की पहाड़ी। तो सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए। कर्नाटक में लौह अयस्क के लिए जानी जाती है बाबा बुदन की पहाड़ी। ठीक है दोस्तों, आप याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? भारत के किस क्षेत्र को पारिस्थितिक हॉटस्पॉट कहा जाता है? दोस्तों पहले तो आप जानो हॉटस्पॉट क्या है। जब किसी क्षेत्र की जैव विविधता खतरे में आ जाए मानवीय क्रियाकलापों से, तो जैविक विविधता अगर खतरे में आ जाती है तो वो क्षेत्र क्या बोलता है, कहा जाता है, वो कहा जाता है इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट। ठीक है, जैसे आपके पश्चिमी घाट, तो भारत में जो सबसे बड़े इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट है वो है आपके वेस्टर्न घाट। और पश्चिमी घाट को हम क्या और बोलते हैं, सह्याद्री कहा जाता है। तो ये जरूर याद रखना। देखो ये घाट नहीं है, कभी आप घाट सोचो कि नदी का घाट या समुद्र का घाट, ये पहाड़ी हैं। ठीक है, पश्चिमी घाट जो है ये पहाड़ी है एक तरीके से। तो पश्चिमी घाट का अन्य नाम क्या है, सह्याद्री। और भारत में जो इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट है वो है आपके पश्चिमी घाट। ये भी आप याद रखें, यहाँ की जैविक विविधता मानवीय क्रियाकलापों से खतरे में जा चुकी है। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़े जो हॉटस्पॉट है वो कहाँ पर है, तो आप बताएंगे साइलेंट वैली नेशनल पार्क में। साइलेंट वैली नेशनल पार्क जो कि केरल में है, यहाँ पर आपके इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट है। केरल में है ये साइलेंट वैली नेशनल पार्क। तो ये जरूर याद रखना, केरल। क्लियर दोस्तों, हमसे प्रश्न में पूछा गया था इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट भारत में कहाँ पर है, तो वो पश्चिमी घाट पर है। क्लियर दोस्तों, याद रखेंगे। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताओ, तो आप बताएंगे अनाईमुड़ी। अनाईमुड़ी पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है, तो ये भी आप याद रखेंगे। और ये अन्नामलाई रेंज में आती है। अन्नामलाई रेंज में है अनाईमुड़ी। क्लियर, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, तुंगभद्रा और भीमा किसकी सहायक नदियां हैं? तो दोस्तों तुंगभद्रा और भीमा कई बार पढ़ा चुका हूँ। जवाब होगा ऑप्शन डी, कृष्णा की सहायक नदी है। कृष्णा नदी की सहायक नदी है। कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है, तो ये महाबलेश्वर से निकलती है। ठीक है, महाबलेश्वर पठार से कृष्णा नदी का उद्गम होता है। और मैं बता दूं दोस्तों, कृष्णा नदी जो है इस पर एक बांध भी है, नागार्जुन सागर बांध, नागार्जुन श्रीशैलम बांध। तो वो किस नदी पर है, तो आप बताएंगे कृष्णा नदी पर है। तो ये भी आप याद रखिएगा। तो तुंगभद्रा और भीमा दोनों कृष्णा की सहायक नदी हैं। और कौन कौन सी सहायक नदी है कृष्णा की, तो आप याद रखना, मूसी बहुत फेमस है। कोयना नदी ये भी कृष्णा की सहायक नदी है। घटप्रभा, ठीक है, और मालप्रभा, घटप्रभा और मालप्रभा ये भी कृष्णा की एक सहायक नदी है। क्लियर, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या कहा गया? अगले प्रश्न में कहा गया है भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट कहाँ पर है? दोस्तों सबसे दक्षिणी बिंदु की अगर बात करें, अगर हम पूरे भारत को बनाएं इस तरह से, ये एक रफली मैंने एक नक्शा बनाया, तो भारत का जो सबसे दक्षिणी बिंदु है वो यहाँ पर है। ठीक है, और ये कहाँ पर है आपका, तो आप बताएंगे ग्रेट निकोबार में। ग्रेट निकोबार, ठीक है, ग्रेट निकोबार। और सबसे दक्षिणी बिंदु का नाम क्या है? जवाब होगा आपका इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट इसका नाम है और ये ग्रेट निकोबार में आता है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। ठीक है दोस्तों अगर आपसे पूछा है भारत का सबसे पूर्वी बिंदु, तो यहाँ पर आता है अरुणाचल प्रदेश में। और सबसे पूर्वी बिंदु का नाम है किबुथु, चीन की सीमा पर स्थित है किबुथु। तो ये भी आप याद रखिएगा। यहाँ है आपका पश्चिमी घाट या पश्चिमी राज्य। तो भारत में सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है, वो है गोरमोता, और ये गुजरात में है। गोरमोता या गोरमोती भी इसको बोलते हैं, वो गुजरात में है। क्लियर दोस्तों, तो सबसे दक्षिणी बिंदु हमसे पूछा गया था वो है इंदिरा पॉइंट, ग्रेट निकोबार का हिस्सा है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्या कहता है? सतलुज नदी किस दर्रे के सहारे प्रवेश करती है? दोस्तों सतलुज नदी आपके ऑप्शन है नाथुला दर्रा, सिपकिला दर्रा, जोजिला या लिपू लेख दर्रा। सही जवाब क्या होगा? सिपकिला दर्रा। सिपकिला दर्रे के सहारे जो सतलुज नदी है वो भारत में प्रवेश करती है और ये तिब्बत से निकलती है। कहाँ से निकलती है? तिब्बत में। अगर आपसे पूछे जगह कौन सी है, तो आप बताएंगे राकसताल। राकसताल ये कहाँ पर है, तो कैलाश मानसरोवर के पास है। ठीक है, कैलाश मानसरोवर जो झील है वहाँ पर है राकसताल, वहाँ से इसका उद्गम होता है। और तिब्बत में सतलुज नदी को क्या बोलते हैं? लॉन्ग चेन खंबाब या लॉन्ग चेन खब्बन। ठीक है, तो सिंधु नदी को बोलते हैं सिंगी खब्बन, उसी तरह से सतलुज नदी को कहा जाता है लॉन्ग चेन खब्बन। और लॉन्ग चेन का मतलब क्या होता है? एलिफेंट। ठीक है, ये भी आप याद रखना।
तिब्बत में किस नदी को लॉन्ग चेन खंबन कहा जाता है? आपका जवाब होगा सतलुज नदी को कहा जाता है। और सतलुज नदी तिब्बत से जब भारत में आती है तो किस दर्रे के सहारे एंटर होती है? सिपकिला दर्रा कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में है। हिमाचल प्रदेश में सिपकिला दर्रा है। और ये आप याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इंडियन ज्योग्राफी का, मैक्सिमम एग्जाम में रिपीट होता है हर साल, तो आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर नोट कर लीजिए। और मैं एक ही रिक्वेस्ट आपसे करता हूँ, अगर आप मेरी क्लासेस देख रहे हैं तो अपनी कॉपी और पेन लेके बैठिएगा, जो प्रश्न आपको मैं बता रहा हूँ सबको नोट करते जाइएगा। एक क्वेश्चन अगर 20 बार भी मैं पढ़ा रहा हूँ तो 20 बार नोट कीजिए, दिमाग में इतना सेट हो जाएगा कि आप भूल नहीं पाएंगे पूरी ज़िंदगी भर। आप प्यार को भूल जाओगे अपने, लेकिन मेरे पढ़ाए हुए क्वेश्चनों को बिल्कुल नहीं भूलोगे। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। हमसे पूछा गया था भारत में जो कौन सा दर्रा है जो सतलुज नदी आती है? सिपकिला दर्रा। अगला प्रश्न यहाँ पे लिखा गया लिपुलेख दर्रा कहाँ पर है? तो लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में है लिपुलेख दर्रा, तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है, बहुत ही आता है लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड। अगला प्रश्न क्वेश्चन संख्या 9 क्या कहता है? भारत के किस राज्य में काली मिट्टी का विस्तार है? दोस्तों काली मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार देखा जाता है दक्कन ट्रैप पे। दक्कन ट्रैप एक पठार है भारत में जो गुजरात, महाराष्ट्र और आपका मध्य प्रदेश में फैला हुआ दक्कन ट्रैप। तो सही जवाब क्या होगा? काली मिट्टी जो मिलती है वो गुजरात में या महाराष्ट्र में? सही जवाब होगा महाराष्ट्र में ज़्यादा मिलती है, दक्कन ट्रैप में ये मिलती है। आप याद रखेंगे। काली मिट्टी किस फसल के लिए अच्छी मानी जाती है? तो जवाब होगा कपास की खेती के लिए काली मिट्टी सबसे बेस्ट मानी गई है। आप याद रखिएगा दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये काली मिट्टी का एक नाम और भी है, चेरनोजम इस मिट्टी का दूसरा नाम भी है, तो आप इसको याद रखिएगा, चेरनोजम। क्लियर, याद रखेंगे। क्या आपको पता है कि विश्व मिट्टी दिवस कब होता है? तो विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर को मनाया जाता है हर साल, 5 दिसंबर। क्या आप बता सकते हैं भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? तो आप बताएंगे जलोढ़ मिट्टी भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी है। जलोढ़ 2 प्रकार की होती है, खादर जो नई जलोढ़ है और बांगर पुरानी जलोढ़ है। ठीक है दोस्तों, खादर और बांगर दोनों जलोढ़ मिट्टी के प्रकार हैं। खादर नई मिट्टी होती है जहाँ पे बाढ़ का पानी प्रतिवर्ष जाता है, और बांगर पर बाढ़ का पानी नहीं जाता। अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों कि भारत में अगर काजू की खेती या चाय की खेती करनी है तो कौन सी मिट्टी उपयुक्त होगी? तो आप बताएंगे लेटराइट मिट्टी। क्लियर दोस्तों, याद रखना। और भारत में 8 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, ये भी आप याद रखेंगे। प्रश्न में पूछा गया था काली मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार वो महाराष्ट्र में, ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न, जोग जलप्रपात शरावती नदी पर किस राज्य में है? तो जोग जलप्रपात है आपके ऑप्शन है केरल, महाराष्ट्र, कर्नाटक या तमिलनाडु। सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी, कर्नाटक में स्थित है जोग। क्या कर्नाटक में कोई और भी जलप्रपात है? तो जी हाँ, कुंचिकल जलप्रपात ये कर्नाटक में है और ये बराही नदी पर है। कुंचिकल भारत का सबसे ऊंचा झरना है और ये बराही नदी पर स्थित है। बराही नदी ये भी कर्नाटक में है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, कर्नाटक में कुंचिकल जलप्रपात है। क्या कर्नाटक में कोई और झरना है? जी हाँ, शिवा समुद्रम जलप्रपात, और ये किस नदी पर है? आप बताएंगे कावेरी नदी पर है और ये भी कर्नाटक में स्थित है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। अच्छा, मैं आपको 2 झरने और बता देता हूँ। एक पूछता है आपसे दूध सागर झरना, बड़ा फेमस है। गोवा में कभी आप जाएं किसी के साथ घूमने तो वहाँ पे देखिएगा दूध सागर झरना, बड़ा फेमस सुंदर सा दृश्य आपको ट्रेन से दिखाई देगा। और वो कौन सी नदी पर है? मांडोवी नदी पर। किस राज्य की बात हो रही है? तो गोवा की। तो ये भी भारत का एक प्रसिद्ध झरना है, दूध सागर झरना मांडोवी नदी पर बना है गोवा में। हमसे प्रश्न पूछा गया था जोग जलप्रपात, जवाब होगा कर्नाटक में स्थित है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन क्लास लंबी हो गई 18 मिनट की, चलो जल्दी जल्दी खींचते हैं इसको। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा है? दोस्तों 3 ओर से कौन सा राज्य घिरा है? ऑप्शन है मिजोरम, मेघालय, पश्चिम बंगाल या त्रिपुरा। सही जवाब होगा आपका ऑप्शन डी, त्रिपुरा 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। ठीक है दोस्तों, त्रिपुरा। दोस्तों त्रिपुरा की सबसे लंबी नदी कौन सी है? अगर क्वेश्चन आए तो आप बताएंगे मनु नदी त्रिपुरा की सबसे लंबी नदी है, मनु। त्रिपुरा की सबसे ऊंची चोटी अगर आपसे पूछे तो आप बताएंगे वेटलिंग छिप, ये त्रिपुरा की सबसे ऊंची चोटी है। तो ये भी आप याद रखेंगे, त्रिपुरा की सबसे ऊंची चोटी है बैटलिंग छिप। क्लियर, याद रखिएगा। क्या त्रिपुरा में कोई राष्ट्रीय उद्यान है? तो आप बताएंगे क्लाउडेड लेपर्ड राष्ट्रीय उद्यान। क्लाउडेड लेपर्ड होता है तेंदुआ, तो क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क वो कहाँ पर है? वो त्रिपुरा में है। क्लियर दोस्तों, याद रखना। त्रिपुरा के बारे में मैं आपको बता दूं तो यहाँ का एक डांस बड़ा फेमस है, होजागिरी डांस कहाँ किया जाता है? तो त्रिपुरा में किया जाता है। और त्रिपुरा 21 जनवरी 1972 को भारत का राज्य बना था। क्लियर, याद रखिएगा। प्रश्न में पूछा गया था 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा राज्य वो है त्रिपुरा, ऑप्शन डी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न,
भारत में केसर का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? अभी पढ़ा है क्वेश्चन को, सही जवाब होगा ऑप्शन सी, जम्मू कश्मीर में जो करेबास बागान होते हैं, करेबास बागानों में केसर की खेती की जाती है। सही जवाब आपका ऑप्शन सी, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के 3 डांस आपको बता देता हूँ, रऊफ, हिकत और दुमहल। रऊफ, हिकत और दुमहल, ठीक है, ये जरूर याद रखना, रऊफ, हिकत, दुमहल। मंदजास भी आप याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है जम्मू कश्मीर का ये मंदजास। अगला प्रश्न, क्वेश्चन संख्या 13, व्हीलर द्वीप का नया नाम क्या है? दोस्तों व्हीलर द्वीप ये आपका स्थित है उड़ीसा में, उड़ीसा में स्थित है व्हीलर द्वीप। और आपसे जिला पूछेगा तो बालासोर में है, उड़ीसा का जिला है बालासोर, ठीक है, तो बालासोर जिले में है व्हीलर द्वीप। और इसका नाम 2015 में परम श्रद्धेय डॉक्टर कलाम साहब के नाम पर रखा गया था, तो डॉक्टर कलाम द्वीप भी इसको कहा जाता है, ठीक है, आप याद रखिएगा। व्हीलर द्वीप उड़ीसा में है। और व्हीलर द्वीप पर जो DRDO है ना, वो अपनी मिसाइल टेस्ट करता है, बहुत ज़्यादा मिसाइल टेस्ट होती है यहाँ पे, तो आप इसको याद रखिएगा। दोस्तों डॉक्टर कलाम साहब की बात करूँ तो इनको भारत का मिसाइल मैन कहा जाता है, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, मेरे बहुत आदर्श रहे हैं डॉक्टर कलाम। और इनकी आत्मकथा का नाम है विंग्स ऑफ फायर, विंग्स ऑफ फायर, ठीक है, आप याद रखिएगा, विंग्स ऑफ फायर इनकी आत्मकथा है, क्लियर, याद रखेंगे। तो हमसे पूछा गया था व्हीलर द्वीप का नया नाम अब्दुल कलाम द्वीप। अगला प्रश्न, क्वेश्चन संख्या 13, उत्तर पूर्वी मानसून से भारत के किस तट पर वर्षा होती है? दोस्तों उत्तर पूर्वी मानसून जो है ना, ये वर्षा करता है कोरोमंडल तट पर, और कोरोमंडल तट ये पूरब का तट है, पूर्वी तट आता है, ठीक है, मेनली तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, मेनली तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में वर्षा होती है उत्तर पूर्वी मानसून से, तो कोरोमंडल तट पर वर्षा होती है, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। कोरोमंडल तट 2 राज्यों के बीच है, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में, ठीक है दोस्तों, आप याद रखिएगा। दोस्तों अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि आइसो हाइट क्या होती है? आइसो हाइट, आइसो हाइट समान वर्षा वाली रेखाएं होती हैं, समान वर्षा वाली रेखा, समान वर्षा वाली रेखा आइसो हाइट कहलाती है, क्लियर, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, भारत की सबसे बड़ी लैगून झील कौन सी है? दोस्तों लैगून झील समुद्र के किनारे बनती हैं और इनमें जो पानी होता है वो खारा होता है, तो सबसे बड़ी लैगून भारत में चिल्का झील है। तो आप बता सकते हैं चिल्का झील कहाँ पर है? दोस्तों चिल्का झील उस राज्य में है जिसे उत्कल कहा जाता है, चिल्का झील उस राज्य में है जहाँ पे हीराकुंड डाम है, चिल्का झील उस राज्य में जहाँ पे एक त्यौहार होता है नव कलेवर, नव कलेवर। अब बताओ कौन सा राज्य है? तो चिल्का झील आई होप सबने पढ़ा है, उड़ीसा में है, ऑप्शन सी आपका सही जवाब है, उड़ीसा में। दोस्तों क्या आप बता सकते हैं कि जो चिल्का झील है ये कौन सी नदी के डेल्टा पर बनी है? तो आप बताएंगे महानदी डेल्टा के दक्षिण में है, महानदी डेल्टा के दक्षिण में चिल्का झील बनी है। और चिल्का झील में कौन सी डॉल्फिन मिलती है? तो आप बताएंगे खारे पानी की एक डॉल्फिन होती है, इरावड्डी डॉल्फिन, इरावड्डी डॉल्फिन जो कि खारे पानी की डॉल्फिन है और ये चिल्का झील में मिलती है, चिल्का झील उड़ीसा में है, ऑप्शन सी आपका सही जवाब होगा। झीलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो आप बताएंगे झीलों का अध्ययन लिम्नोलॉजी कहलाता है, लिम्नोलॉजी झीलों का अध्ययन है, क्लियर, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मौसिन राम है, ये किन पहाड़ियों पर स्थित है? मौसिन राम की बात करें तो ये मेघालय में आता है, और ये मेघालय में कौन सी पहाड़ी है? तो आप बताएंगे खासी पहाड़ियों पर स्थित है, ऑप्शन सी आपका सही जवाब है, सॉरी बी, खासी पहाड़ी मेघालय, ठीक है दोस्तों, आप याद रखिएगा। दोस्तों अगर क्वेश्चन आए कि वायुमंडल के किस भाग में वर्षा होती है, तो आप बताएंगे क्षोभ मंडल में वर्षा का फिनोमेना देखा जाता है, क्षोभ मंडल या इसको ट्रोपोस्फीयर भी कहा जाता है, आप याद रखिएगा। तो खासी पहाड़ियों पर स्थित है मौसिन राम, क्लियर, याद रखेंगे। अगला प्रश्न, दूध सागर जलप्रपात भारत के किस राज्य में? दूध सागर अभी पढ़ाया हूँ, गोवा में है, मांडोवी नदी पर, ऑप्शन सी आपका सही जवाब, मांडोवी नदी गोवा में बहती है और यहाँ पे दूध सागर जलप्रपात भी है, क्लियर दोस्तों, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या कहता है? सतलुज नदी किस दर्रे के सहारे भारत में प्रवेश करती है? तो रिपीटेड क्वेश्चन है, जवाब होगा आपका सिपकिला दर्रे के सहारे भारत में प्रवेश करती है। अगला प्रश्न क्या कहा गया? निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वार नदमुख का निर्माण करती है? तो ज्वार नदमुख यानी कि एस्चुरी बनाती है, तो भारत में एस्चुरी बनाने वाली नदियाँ पश्चिम की ओर बहती हैं, पश्चिम की ओर कौन कौन सी बहती हैं? कृष्णा नहीं, ये तो बंगाल की खाड़ी में गिरती है, कावेरी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, महानदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अब पहले जान लो कि बंगाल की खाड़ी भारत की किस दिशा में है। ये भारत का मैप है, मैं बना देता हूँ, आई होप अच्छा बने, ये भारत का मैप है, ठीक है, भारत का ये मैप है, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, आप एडजस्ट कीजिएगा, ये भारत का मैप बना दिया, ठीक है। अब ये हमेशा आपका जो उल्टा हाथ है ना मैप में, यानी कि इधर उल्टे हाथ की तरफ होती है पश्चिम दिशा,
सीधे हाथ की तरफ हमेशा पूर्व दिशा होगी, मुंह के सामने हमें नॉर्थ होती है और पैरों के नीचे साउथ होता है। कृष्णा, कावेरी और महानदी वो नदियाँ सब इधर को बहती हैं, इधर बहती हैं, इधर बहती हैं, इधर बहती हैं। और यहाँ पर है आपकी बंगाल की खाड़ी, ठीक है, बंगाल की खाड़ी। अब पश्चिम की ओर आ जाओ तो इधर मिलेगा आपको अरब सागर, क्लियर, अरब सागर। अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ बहुत तीव्र वेग से बहती हैं, कोई भंस घाटियों का पार्ट भी बनाती हैं ये नदियाँ। तो तीव्र वेग से बहने के कारण ये किसका निर्माण करती हैं? जवाब होगा संक्र मार्ग से बहने के कारण, तो जवाब होगा आपका एस्चुरी का निर्माण करती है, एस्चुरी। तो नर्मदा नदी डेल्टा नहीं बनाती, एस्चुरी का निर्माण करती है, आप याद रखिएगा। और नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? आप बताएंगे अमरकंटक श्रेणी से होता है, मैकाल रेंज में। और ये भी आप याद रखिएगा, सरदार सरोवर बांध है गुजरात में और वो नर्मदा नदी पर है। ओंकारेश्वर बांध है मध्य प्रदेश में, वो भी नर्मदा नदी पर है, क्लियर, याद रखिएगा। तो ये हो गया आपका भारत का मैप। और ये यहाँ पर अगर आपसे पूछे, ये जो पार्ट में जिसको मैं रेड कलर से रंग रहा हूँ, तो यहाँ पर है इसके नीचे, ये नीचे वो है आपका हिंद महासागर। तो पश्चिम में अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी और साउथ में हिंद महासागर है भारत के, आप याद रखिएगा। लास्ट प्रश्न, 20वां प्रश्न क्या कहता है? निम्नलिखित में कौन सा दर्रा स्पीति घाटी को लद्दाख से जोड़ता है? तो दोस्तों सही जवाब क्या होगा? स्पीति घाटी की बात कर रहे हैं, स्पीति घाटी हिमाचल में है और ये आपका लद्दाख हो गया। सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए, बारा लाचाला दर्रा, ये स्पीति घाटी को लद्दाख से जोड़ता है, लद्दाख से। दोस्तों क्या आपको पता है कि लद्दाख का सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है? सोंडोल। सोंडोल डांस आप याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सोंडोल को रॉयल डांस भी कहा जाता है, राजाओं का नृत्य कहा जाता है लद्दाख में, और ये बहुत फेमस है लद्दाख में। तो सोंडोल नृत्य कहाँ होता है? लद्दाख में होता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, लद्दाख का एक नया साल भी है जिसको लोसर बोलते हैं। लोसर लद्दाख के अलावा अरुणाचल प्रदेश में भी मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? कि लोसर बुद्धों का नया साल है, जो बुद्धिस्ट लोग होते हैं ना, उनका नया साल है। तो लद्दाख में भी बुद्ध रहते हैं, अरुणाचल प्रदेश में भी बौद्धिस्ट लोग हैं, और हिमाचल प्रदेश में भी बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं। तो लोसर बौद्ध लोगों का नया साल होता है, आप इसको याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। अच्छा दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि लद्दाख की सबसे ऊंची चोटी क्या है, तो आप बताएंगे साल्टेरो कांगड़ी। साल्टेरो कांगड़ी लद्दाख की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है, आप याद रखिएगा। प्रश्न में पूछा गया था स्पीति घाटी को लद्दाख से कौन जोड़ता है? बारा लाचाला दर्रा। ऑप्शन बी में लिखा गया कुंजुम दर्रा। तो कुंजुम दर्रा की बात करूं तो ये किसको जोड़ता है? लाहौल को स्पीति से जोड़ता है, लाहौल को स्पीति से जोड़ता है। स्पीति हिमाचल प्रदेश में है, तो आप याद रखिएगा लाहौल को स्पीति से जोड़ता है, जवाब होगा कुंजुम दर्रा। दोस्तों मैं आपको एक क्वेश्चन बता दूं हिमाचल प्रदेश के बारे में। हिमाचल प्रदेश में घाटी है कुल्लू घाटी, कुल्लू घाटी, और कुल्लू घाटी को देवताओं की घाटी कहा जाता है। तो देवताओं की घाटी किसको कहा गया है? जवाब होगा कुल्लू घाटी को, हिमाचल प्रदेश में, ठीक है, याद रखिएगा। प्रश्न में पूछा गया था स्पीति को लद्दाख से कौन जोड़ता है? बारा लाचाला दर्रा, ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। और अंतिम प्रश्न 21 है, थोड़ी सी क्लास बड़ी हो गई है, आई होप ये कहानी बता दिया था मैं, उसके लिए सॉरी। कृष्णा नदी तंत्र के संबंध में उत्तर से दक्षिण की ओर क्या कहता है? उत्तर से दक्षिण, अगर मैप बनाए इस तरह से, ठीक है, भारत का ये मैप है, तो उत्तर से दक्षिण का मतलब क्या है? ऊपर से नीचे की ओर आप आएंगे, ठीक है। तो हमसे पूछा कि कृष्णा नदी में ऊपर से नीचे की ओर कौन कौन सी नदियाँ मिलती हैं, तो इसका सही जवाब क्या होगा? देखो आप याद रखो, सबसे पहले मिलेगी इसमें भीमा नदी, भीमा, भीमा के बाद में मिलेगी मूसी, मूसी के बाद में मिलेगी कोयना नदी, कोयना के बाद में मिलेगी घटप्रभा, घटप्रभा, और उसके बाद में मिलेगा आपका मालप्रभा, फिर आएगी तुंगभद्रा। तो तुंगभद्रा तो सबसे बाद में आनी है, तो या तो ऑप्शन ये वाला होगा या ये वाला होगा। अब देख लो कि भीमा ऊपर है या मूसी ऊपर है, तो हम क्या लिख रहे हैं? भीमा ऊपर है, तो सबसे इंपॉर्टेंट है सी आंसर, भीमा। भीमा के बाद में आएगी आपकी भीमा के बाद में, अच्छा ये तो गलत हो जाता है, फिर भीमा के बाद में मूसी आनी है, तो ऑप्शन सी नहीं बनेगा, फिर ऑप्शन बनेगा आपका भीमा, मूसी, मूसी के बाद में तुंगभद्रा, और तुंगभद्रा के बाद में घटप्रभा, तो ये भी गलत हो रहा है। तो इसको देखो पहले, भीमा, भीमा के बाद में मूसी, उत्तर से दक्षिण का क्रम, यानी कि तुंगभद्रा, तुंगभद्रा 2 में है, तो आप इसको ऐसे याद रखो, सबसे पहले मिलेगी इसमें भीमा, भीमा के बाद में मिलेगी मूसी, ठीक है, मूसी के बाद में मिलेगी आपकी कोयना, और कोयना के बाद में मिलेगी आपको घटप्रभा, घटप्रभा, और घटप्रभा के बाद में मिलेगी तुंगभद्रा। तो अब देख लो कौन सा आपका सही हो रहा है, ठीक है दोस्तों। तो इसमें से कोई सा आंसर सही हो नहीं रहा है आपका, ठीक है। आप इसी क्रम में याद रखिएगा, भीमा, मूसी, कोयना, घटप्रभा और तुंगभद्रा, तो यही सही आंसर है आपका।
ठीक है दोस्तों, आप याद रखिएगा। दोस्तों ये था आज का सेशन। आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा। क्वेश्चन 21 हो गए, थोड़ी बड़ी क्लास हो गई, आधे घंटे की क्लास हो गई है, लेकिन आप एंजॉय कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। लाइक आप नहीं कर रहे हैं मत कीजिए, लेकिन कम से कम उन बच्चों तक क्लास जरूर पहुंचाइए जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। तो मेरे साथ बने रहिएगा, जल्दी उपस्थित होऊंगा यूपी जीके का एक और सेट लेके, और कुछ टाइम बाद में व्यवस्थित डे बाई डे अलग अलग सब्जेक्ट के हिसाब से क्वेश्चन लेके आऊँगा। तो मेरे साथ बने रहिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्ञानपीठ जीके पॉइंट।